नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं अभी हूं रायसीना हिल पे। हमारे सामने नॉर्थ ब्लॉक, पीछे साउथ ब्लॉक, बाएं प्रधानमंत्री कार्यालय और फिर राष्ट्रपति भवन। विगत दिनों बिहार असेंबली में मैथिली भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाने के मामले में जिस तरह जनता दल यूनाइटेड और उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं वो सभी मिलकर इस प्रस्ताव को खारिज किया था, और मिथिला के जो नेता लोग हैं, तथाकथित नेता नहीं बोल सकते उन्हें क्योंकि वो सभी मर्सी पर हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के जो नेता नीतीश कुमार हैं, उनके मर्सी पे बहुत सारे लोग नेता आज बने हुए हैं जो अपने आप को मिथिला का नेता भी कहते हैं। जिस तरह से उनका भाव भंगिमा रहा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज रहा, यह शुभ संकेत नहीं है। दिल्ली के इस जगह पे रायसीना हिल, पहले का राजपथ आज का कर्तव्य पथ से इस रायसीना हिल पे इस कहानी को करते मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जो व्यक्ति पटना के अशोक राजपथ पे आज से 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले अखबार बेचता था, वह आज कहानी कर रहा है इस रायसीना हिल से, वो भी मिथिला के बारे में। श्री कृष्ण सिन्हा को मैं नहीं देखा हूँ, दीप नारायण सिंह को भी नहीं देखा हूँ, और विनोदानंद झा भी जब मुख्यमंत्री थे मैं नहीं देखा, मैं बहुत छोटा था। लेकिन आज भी याद है कि पटना की गलियों में जब हम सभी छोटे थे और महामाया प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो हम बच्चों को महामाया प्रसाद सिंह का, महामाया बाबू का नाम नहीं पूरा ले पाते थे, तो गलियों में हम सभी बच्चे मैया बाबू जिंदाबाद, मैया बाबू जिंदाबाद, यानी महामाया बाबू जिंदाबाद का नारा लगाते थे। हाथ में डंडा लिए होते थे और जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते गलियों में घूमते रहते, सड़कों पे घूमते रहते। उन दिनों मैं पटना कॉलेज के ठीक सामने जो एनी बेसेंट रोड गया है, उसी एनी बेसेंट रोड में आगे गली में रहता था, किराए के मकान में। जब सतीश प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने, हम पटना की सड़कों पे अखबार बेचते थे। मैं शिवनाथ झा पटना की सड़कों पे अखबार बेचता था, और उन दिनों अखबार था आर्यावर्त, इंडियन नेशन, सर्चलाइट, प्रदीप और जनशक्ति। उन दिनों अखबार आर्यावर्त की कीमत 12 नया पैसे, इंडियन नेशन की कीमत 15 नया पैसे, सर्चलाइट 12 नया पैसे, प्रदीप 6 नया पैसे में मिलते थे ग्राहकों को। हम सभी अखबार विक्रेताओं को वो अखबार बहुत उससे भी कम दाम में मिलता था, ताकि जो मुनाफा कमीशन है वो हम अखबार विक्रेताओं को मिले।
सतीश प्रसाद सिंह के बाद चूंकि अखबार बेचने वाला था, इसलिए बेचने से पहले अखबार को पढ़ता था। अखबार में जो संवाद, जो समाचार प्रकाशित होते थे, उसे जिस तरह से भी पढ़ता था, उसे जानने की कोशिश करता था। सतीश प्रसाद सिंह के बाद बीपी मंडल बने, बीपी मंडल के बाद भोला पासवान शास्त्री बने, फिर हरिहर प्रसाद सिंह बने, दरोगा प्रसाद राय बने, कर्पूरी ठाकुर बने, केदार पांडे बने, अब्दुल गफूर बने। ये सभी मुख्यमंत्री बनते गए और निकलते गए। आज की तारीख में अगर बिहार के राजनीतिक इतिहास को किताबों के पन्ने में से हटा के किसी भी व्यक्ति से पूछे इन तमाम मुख्यमंत्रियों के बारे में आज की पीढ़ियों को, तो शायद कर्पूरी ठाकुर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे मुख्यमंत्री को, उनके कार्यों के बारे में नहीं जानता है। सन 65 से लेकर सन 74 तक जब पटना की सड़कों पे अखबार बेचा, तो अखबार में प्रकाशित समाचारों को पढ़ के जानने की कोशिश करता था, जानता था कि बिहार के राजनेता लोग क्या कर रहे हैं। साल आ गया 1975। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन 18 मार्च के बाद अगले साल 18 मार्च 1975 को पटना से प्रकाशित उसी अखबार में, जिस अखबार को पहले बेचता था आर्यावर्त और इंडियन नेशन, उसी पत्र समूह में नौकरी मिली। 14.5 वर्ष की आयु में पत्रकारिता की सबसे निचली सीढ़ी पे कॉपी होल्डर के बाद फिर प्रूफ रीडर बना, प्रूफ रीडर के बाद अनुवादक बना, अनुवादक के बाद सब एडिटर बना, सब एडिटर के बाद रिपोर्टर बना। जब इंडियन नेशन आर्यावर्त अखबार में पत्रकारिता सीखने के लिए प्रवेश लिया, नौकरी मिली, तो 75 के बाद बिहार के जो राजनीतिक गलियारा है उसमें राजनेताओं का, खास करके जो मुख्यमंत्री की कुर्सियां थी, उस पे आए कर्पूरी ठाकुर, फिर आए रामसुंदर दास, फिर आए जगन्नाथ मिश्र, फिर आए चंद्रशेखर सिंह, फिर आए बिंदुश्री दुबे, फिर आए भागवत झा आजाद, फिर आए सत्येंद्र नारायण सिन्हा, फिर आए जगन्नाथ मिश्र। ये सभी बनते गए और निकलते गए। सन 75 के बाद बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उन राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होने लगे थे। कांग्रेस के खिलाफ लगभग सभी पार्टियां एकजुट होने लगी थी और हुई भी, और इसका परिणाम बिहार के मामले में सन 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए। लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए क्या किए, इसमें बिहार के लोग से ज़्यादा तत्कालीन बिहार और आज के झारखंड में जो न्यायालय है या दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय है, यह अधिक बताएगा कि लालू प्रसाद यादव का बिहार के उत्थान के लिए अथवा बिहार के मतदाताओं के उत्थान के लिए, बिहार की आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए क्या किए, ये न्यायालय बताएगा। क्योंकि शायद इस शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला चारा घोटाला कांड था। लालू प्रसाद यादव के बारे में या उनकी जितनी भी आलोचना की जाएगी, यह बहुत ही कम होगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से लालू प्रसाद यादव या उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए यह बहुत कम है। लेकिन लालू प्रसाद यादव में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण रहा, जो उन्होंने प्रदेश के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों को, खास करके दलित को, पिछड़ों को दिया। यह अलग बात है कि उन दलितों को, उन पिछड़ों को या जिनके मुख में आवाज़ नहीं था, उन्हें आवाज़ देकर उन्हीं के कंधों पे बैठ के उन्होंने राजनीति किया और आगे बढ़ते गए। 100 परिवार
वह समाज आज भी वही है जहाँ कल था, लेकिन उसमें बोलने की क्षमता आ गई। मेरे पिताजी बोलते थे, उनका कहना था कि आप तुतलाकर ही सही, हकलाकर ही सही बोलिए, बोलिए ज़रूर। अगर बोलेंगे नहीं तो लोग आपको गूंगा समझेंगे। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक बिहार में जो इस तरह के दबे कुचले निचली जाति के लोग थे, वो सभी गूंगे और बहरे थे, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टियां, कोई भी राजनेता उन तमाम लोगों को आगे आने के लिए उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया, जिसे लालू यादव ने दिया। इस दृष्टिकोण से लालू यादव की भूमिका सामाजिक परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह अलग बात है कि लालू यादव आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश को, राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रदेश को जितना लूटा खसोटा, वह भारत का न्यायालय कह रहा है। चारा घोटाला में जब लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर निकले और अपनी धर्मपत्नी को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक अनपढ़ अशिक्षित महिला, लेकिन भाग्य को कोई नहीं बदल सकता है, और एक पति ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिए। लोग कुछ नहीं बोले क्योंकि मतदाता मतदान दिए थे उन्हें। राबड़ी यादव मुख्यमंत्री रही और राबड़ी यादव के बाद आए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बाद फिर बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट हुआ जीतन राम मांझी, और फिर आगे नीतीश कुमार। अगर चारा घोटाला कांड को एक केंद्र बिंदु माने और लालू यादव का राजनीति से बाहर निकलना को आधार माना जाए, तो चारा घोटाला कांड का अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हुआ राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बराबर या बिहार प्रदेश में कोई भी राजनीतिक पार्टी उस लेवल तक नहीं आ पाई जो चैलेंज कर। कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कहीं न कहीं लिप्त होते गए विभिन्न प्रकार के घोटालों में। चाहे बहुत सारे घोटाले हुए, चारा घोटाला हुआ हो, चाहे कोऑपरेटिव माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो, बहुत सारे माफिया। लेकिन इस तमाम राजनीतिक उथल पुथल में जो सबसे जबरदस्त हानि, यह हानि हुई गंगा के उस पार के लोगों को, मिथिला के क्षेत्र के लोगों को। स्टार्ट नहीं हो गया, गरम हो गई ना, चलो ना। उसे ढूंढता है क्या? गरम हो गई ना। मशीन गरम हो गई सर। आज बिहार के असेंबली में भारतीय जनता पार्टी को 78 स्थान है, राष्ट्रीय जनता दल को 79, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार को 45 और कांग्रेस को 19। थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर 45 सीट लेकर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में बने, सरकार चलाए, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद हुआ और फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी सरकार में आ गई। नीतीश कुमार अगर 45 सीट लेके बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सोचिए जरूर। आज आप श्री कृष्ण सिन्हा, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री, हरिहर सिंह, दरोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, या इनके अलावे फिर जगन्नाथ मिश्र या फिर रामसुंदर दास,
चंद्रशेखर सिंह, बिंदुश्री दुबे, भागवत आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव, राबड़ी यादव, नीतीश कुमार, सभी मुख्यमंत्रियों की उंगली पे गिन लें, किसी ने भी राष्ट्र की उत्थान की बात छोड़ दीजिए, प्रदेश के विकास के लिए कुछ किया हो। मैं दावा करता हूं कि कुछ कोई नहीं किया है। अगर राजनीति में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो लालू प्रसाद यादव, 100 परिवार राजनीति में आ गए। यहाँ संसद से लेके और बिहार विधानसभा, विधान परिषद में सभी लोग बैठ गए। यह कितना दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद यादव का 7वां, 8वां, 9वां पास बच्चा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बने। वो आदमी शिक्षा की, जो शिक्षा का महत्व है, वो क्या समझेगा? लेकिन प्रदेश के लोग मूक दर्शक हैं। मिथिला के साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि मिथिला के लोगों ने मिथिला को सत्यानाश किया। इसका दृष्टांत आज़ादी के बाद जब मिथिला में दरभंगा के महाराजा पहली बार चुनाव लड़े तो मिथिला के लोगों ने माछ, भात, दही, रसगुल्ला और सारी सुख सुविधाएं लिए, माला माल हुए। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने महाराजा को चुनाव मत नहीं देके दूसरे विपक्ष की पार्टी को चुनाव में जिता दिया। मिथिला के लोग कभी भी मिथिला के नहीं हो सकते हैं। हम बेवजह मिथिला के लोगों को मिथिला का नेता कहते हैं। दिल्ली में बैठा हुआ, दिल्ली में रहने वाला, दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर आज स्वयं को मिथिला का नेता कहे तो ये मिथिला के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। सन 47 के बाद से बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इन तमाम जगहों पे मिथिला के जो भी प्रतिनिधि आए वो मिथिला का, मैथिली का सिर्फ राजनीतिकरण किए, अपने सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए। मिथिला के कंधे पे, मैथिली के कंधे पे अपना पैर रखकर खुद आगे बढ़ते गए और उसे जमीन के अंदर धंसाते गए। कल बिहार विधान परिषद में जिस तरह का दृश्य बना था, मिथिला के तथाकथित नेता जिस तरह मुस्कुराए थे, यह उपयुक्त दृष्टांत है। यह अलग बात है कि जिस व्यक्ति ने मैथिली भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाने के लिए विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखे, वह व्यक्ति आज विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद, जब वो भारतीय जनता पार्टी में सरकार में थे तब कुछ नहीं किया था उन्होंने भी, लेकिन जब विपक्ष में आए तो उन्होंने इस प्रस्ताव को उठाया। लेकिन उस प्रस्ताव के एवज उन्होंने जिस तरह से मिथिला के प्रतिनिधि, मिथिला के नेता, तथाकथित रूप से मैं बार बार कहता हूँ, इन लोगों ने जिस तरह से अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाया, जिस तरह से मुस्कुराए, यह मिथिला के लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। दुर्भाग्य यह है कि मिथिला के लोग सिर्फ अपनी राजनीति, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हम मिथिला का कैसे उत्थान हो, मैथिली का कैसे उत्थान हो। बहुत ही शर्म की बात है कि संजय सरावगी जी ने बिहार विधानसभा में मैथिली को द्वितीय राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया गया। और शर्म की बात यह भी है कि मैथिली कोटा से आने वाले, मिथिला से आने वाले मंत्री वहाँ बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। खास करके मैंने संजय झा जी को देखा, जो मिथिला के नाम पे ही राजनीति करते हैं और उसी नाम पे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हैं, वो भी हंस रहे थे। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि उन्हीं को मिथिला में के एक गांव में ठीक 2 दिन के बाद उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है मिथिला के लिए, मैथिली के लिए। तो शर्मिंदा आप अपने खुद पे होइए कि आप क्या कर रहे हैं।
जब आप ही वैसे आदमी का नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं जो मिथिला के विरोध में, मैथिली के विरोध में विधानसभा में मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो आप दूसरे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? सन 46 के बाद से अभी तक बिहार में 23 मुख्यमंत्री बने हैं और इन 23 मुख्यमंत्री में के बीच के समय में 8 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ है। आज से 20 साल पहले यानी तकरीबन 2003 में मैथिली भाषा को जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया और इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जो लोग आज अपने आप को इसके लिए बोलें कि हम मैथिली को 8th शेड्यूल में लाने के लिए हमने जद्दोजहद किया, बरगला रहे हैं लोगों को। यह सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की जो दृष्टि थी मिथिला को या मैथिली को आगे ले जाने के लिए, इसलिए उन्होंने मैथिली को 8th शेड्यूल में लाया। लेकिन 8th शेड्यूल में लाने के बाद में तमाम लोगों को जो संघ लोक सेवा आयोग है उनकी परीक्षा में या अखिल भारतीय स्तर पे जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें मैथिली विषय लेकर परीक्षा देने के लिए अधिकार दिया। लेकिन अब जरा फिर सोचिए कि 2003 से 2023 तक इन 20 सालों में मैथिली विषय लेकर मिथिला के जितने भी लोग, चाहे आईएएस बने हों, आईपीएस बने हों, आईआरएस बने हों, आईएफएस बने हों, जो ऊंचे ऊंचे कुर्सियों पे बैठे, वो अपने प्रदेश के लिए क्या किए, अपनी भाषा के लिए क्या किए? कुछ नहीं। मैं दावे के साथ कहूँगा कि मिथिला में आज मैथिली जो भाषी लोग हैं वो तकरीबन 3 करोड़ हैं पूरे भारतवर्ष में। दुर्भाग्य ये है कि जो बुजुर्ग हैं, जो आज 70, 80 या 90 साल की उम्र के हैं, वो तो मैथिली भाषा में अपने घर में बात करते हैं, अपने बाल बच्चों से बात करते हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे भी मैथिली में ही जवाब देंगे या शायद नहीं। आज मैथिली बोलने वाले बच्चे नहीं हैं। हम जहाँ से मिथिला क्षेत्र से हम जहाँ दूसरे क्षेत्र में पलायित होते हैं, हम वहाँ की भाषा को तो अख्तियार कर लेते हैं, हम अपनी भाषा को छोड़ देते हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो आप मिथिला क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं और वहाँ पे आप मैथिली में बात करें, आपको जिस तरह से लोग जवाब देंगे, उनकी भाषा इतनी ज़्यादा अव्यवस्थित होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उनकी अपनी भाषा होगी ही नहीं, दूसरी भाषा उस पर हावी होती है। आज विधानसभा के अंदर में मैथिली के द्वितीय राजभाषा के दर्जा देवा के मांग जे हमार दरभंगा के विधायक संजय सरावगी जी कलन, तकरा बहुमत के आधार पर खारिज कऽ देल गेल। हम याद दियाबऽ चाहब किछु दिन पहले जहन मधुबनी के विधान पार्षद महासेठ जी जहन विधान परिषद के अंदर में यह मांग केने रहथि, तखन भाजपा जदयू के सरकार के सत्ता पक्ष के नेता श्री ललन सिंह जी जे अखन सांसद छथि से मैथिली के बोली कहि कऽ अपमानित कला और तखनका भाजपा जदयू के सरकार के सब नेता जे विधानसभा में रहथि, विधान परिषद में रहथि, एकर खिलाफ आवाज नहीं उठा पेला। आई संजय सरावगी जी जहन सत्ता में रहथि चुप रहथि, आई विपक्ष में छथि, एहि मांग के उठेला हन। हम हुनकर प्रशंसा करै छियनि और सब नेता सब जे विधानसभा विधान परिषद के सदस्य छथि, मिथिला क्षेत्र से छथि, हुनका हम आग्रह करबनि जे अहाँ कम से कम मैथिली के नाम पर, मैथिली और मिथिला के विकास के नाम पर कम से कम एकजुट होई, तहने एहि क्षेत्र के एहि भाषा के सम्मान बचत। जिस समय मैं आर्यावर्त अखबार में काम करता था उस समय वहाँ पे थे श्री परमानंद झा शास्त्री। मैं आर्यावर्त इंडिया नेशन दोनों अखबार के नाम को पुनः स्थापित करने के लिए वेबसाइट बनाया aryavartindianation.com।
3.5 करोड़ मैथिल, अधिकारी से लेके नेता तक, शिक्षक से लेके न जाने कितने समाज के सभी तबके के लोग, लेकिन मैं शिवनाथ झा, मैं उस 3.5 करोड़ लोगों में अकेला व्यक्ति हूँ जो आर्यावर्त इंडियन नेशन अखबार के नाम को स्थापित किया। यह मेरा नहीं है, हमारा पूरा समर्पण है मिथिला के नरेश महाराजा दरभंगा का, या फिर उस व्यक्ति का, कुमार सुरेश्वर सिंह का, जिसने मुझे 14.5 वर्ष की आयु में नौकरी दिए थे। मैं तो मामूली अखबार बेचने वाला एक लड़का था, 250 अखबार नित्य बेचता था, लेकिन अखबार बेचने के बाद अखबार की जो कीमत है, अखबार में जो लिखे शब्द हैं, काला अक्षर, उसके मोल को समझा, और आज उन्हीं के सम्मानार्थ यह aryavartindiannation.com है। मैं लगभग कई लोगों से निवेदन किया कि इस वेबसाइट को हम पुनः स्थापित करने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास करें, कोई सामने नहीं आया। मदद की बात छोड़ दीजिए, हमारे बाबूजी कहते थे कि मैथिलों से अगर आप मैल मांगेंगे, शरीर का मैल, तो वो भूमिगत हो जाएंगे। हालात मिथिला की यही है। कल जिस तरह से मैथिली भाषा को लेके विधानसभा में लोगों ने, नेताओं ने, या फिर जो समाज के वर्ग हैं, सब अंतःमन से मृत हैं, सब अपने अपने लाभ के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। वो ये देखते हैं कि उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि समाज का क्या फायदा हो रहा है। इसका दृष्टांत देता हूँ। मिथिला में सिर्फ 3 तरह का पाग है, सफ़ेद, लाल और एक हल्दी रंग का। इस 3 पाग के अलावे मिथिला की संस्कृति में कोई पाग नहीं है। आज मिथिला में लोग पाग पे कसीदाकारी करके पाग को बेच रहे हैं। पाग किसे पहनाया जाए, इसका ज्ञान नहीं है। अनपढ़, अशिक्षित, लेकिन सिर्फ ये देखते हैं कि हमें अगर इस व्यक्ति से फायदा हो रहा है, चाहे वो 5वां पास हो, पाग पहनाएंगे, सम्मान देंगे। मिथिला में पान की खेती नहीं होती है, अब बहुत कम होती है। मिथिला में मछली नहीं मिलता है। हम आंध्र प्रदेश से मछली खरीद के लाते हैं और मिथिला में उसका ठप्पा देके मिथिला का मछली बोल रहा है। ये झूठ बोलते हैं। कोई संस्कृति नहीं, हमारी संपूर्ण संस्कृति इन लोगों ने राजनीतिकरण करके अपने लाभ के लिए नेस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन आपको क्या, आप तो सुतल छी, ब्याह हुई है, अपने के तो कोनो एकरा ले कोनो परवाह नहीं। लोग करे छे हमरा की, ओकरा करे छे हमरा की। बिहार विधानसभा में जिस प्रकार शर्मनाक ढंग से मैथिली को दूसरे राजभाषा बनाए जाने के प्रस्ताव को रद्द किया गया, वह न केवल ऐतिहासिक बल्कि हास्यास्पद भी है। लोग मैथिली के नाम पर हंसते रहे। जो भाषा वाजपेयी जी के द्वारा 8वीं अनुसूची में प्रतिष्ठित है, जिसके बोलने वाले सबसे अधिक बिहार में ही हैं,
जो भाषा झारखंड में दूसरी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, किंतु बिहार की विधानसभा अपनी एकमात्र संवैधानिक जो राज्य की भाषा है उसके लिए कहती है कि उसने एकेडमी तो बना दिया है पर दूसरी राजभाषा बनाने में अक्षम है। और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के बीच खड़ा रहा अभिमन्यु की तरह दरभंगा का विधायक संजय सरावगी। उसके प्रस्ताव पर मत विभाजन नहीं हुआ ताकि हमें यह पता चलता कि मिथिला का कौन कौन विधायक मैथिली विरोधी है, ताकि उसे चुन चुन करके हम अगले चुनाव में हरा देते। मिथिला का कोई भी सांसद, मिथिला का कोई भी विधायक यदि मैथिली भाषा के विरुद्ध में बात करेगा तो हमारा प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता है, उसे हम जमानत जब्त करा देंगे। मैं आग्रह करता हूँ भारत के सभी राजनीतिक दलों से, बिहार के नेता प्रतिपक्ष और नेता सरकारी दल के, कि आप आग से मत खेलिए। लालू जी यह प्रयोग करके सत्ता से बाहर जा चुके थे। उन्होंने कभी बिहार के लोक सेवा आयोग से मैथिली को हटाया था और बाद में माफ़ी भी मांगी थी। आज यदि उनके चेले चपाटी यदि इसी प्रकार से फिर करेंगे तो हमें फिर से लड़ाई करनी ही होगी और मिथिला राज्य की लड़ाई अब होगी। सूची अग्रे न दातव्यम बिना युद्धे न केशव। तो आप यदि युद्ध चाहते हैं, राजनीतिक युद्ध ही चाहते हैं, तो हो जाए मैथिली भाषा के नाम पर युद्ध। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, भाषा सबकी होती है। जो जिन्होंने प्रस्ताव रखा और जिन्होंने विरोध किया वो दोनों ही मैथिली में बोल रहे थे। अपनी भाषा का, अपनी माता का स्वयं अपमान नहीं करिए। दूसरी राजभाषा की मांग हमने की है, यह तो बहुत पहले ऐसे ही हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई और भाषा दूसरी राजभाषा नहीं है, यह तो उसी समय हो जाना चाहिए। मैं कल सोशल मीडिया के माध्यम से और जो पटना में बहुत सारे लोग जिन्हें मैं जानता हूं, जो मुझे जानते हैं, उनके माध्यम से यह कहा कि मैं कल प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर रायसीना रोड के इस हिल पे मिथिला के बारे में ये कहानी करूंगा। मैं तमाम लोगों से निवेदन किया कि आप लोग 90 सेकंड का आपका क्या विचार है बिहार विधानसभा में जो घटनाएं हुई है, जिस तरह से लोगों ने मजाक कर, हंसी कर उड़ाया मैथिली भाषा को, उसके बारे में आप अपना विचार दें। मेरी जानकारी में तकरीबन 6000 लोगों को ये व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया था। दो लोग ही लिखे। अब आप सोचिए, हम सिर्फ बैठ के लोगों की आलोचना करते हैं, लेकिन जब बोलने की बात होगी तो बोलते नहीं हैं। आप लोगों को बोल रहा हूँ, हाँ भाई, आप लोग सब एक साथ रहेंगे। मैं देख रहा था अभी ग्राउंड में आप घूमते रहते नहीं, आप सबसे एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये, 2 पेड़ के नीचे बैठ जाइए ग्रुप में, लेकिन 1 तिहाई लोग यहाँ पे रहेंगे। अभी आपके इंस्पेक्टर साहिबान आपको यहाँ डिप्लॉय कर देंगे, बाकी 2 तिहाई को वहाँ पे एक साथ रहना। अगर कोई अगर बगल मुझे दिख गया तो उसको यहाँ पे जनरल यहीं खड़ा कर देंगे। फिर आपको तो रेस्ट देने वाला बात है, दूध को बचाने वाली बात है। क्लियर है? हाँ तो इधर आओ आप, क्या मोबाइल देख रहे हो? तो आप अच्छे से सोचिए कि सबसे 2 मिनट खड़े होंगे। आप इनको डिप्लॉय करवाइए और ये इंश्योर करेंगे कि ये एक ही ग्रुप में रहे। अगर ये इधर उधर मुझे घूमते मिलेगा तो आपको फिर जब तक नहीं मिला क्लियर है? आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ के भले प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो सकता है, लेकिन आज लिख लीजिए कि मिथिला के साथ, मैथिली के साथ जिन जिन लोगों ने राजनीति किया है या कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के साथ समय क्या निर्धारित करेगा यह शायद कोई नहीं जानता है। इस जगह पे, जिस जगह पे मैं खड़ा होकर इस कहानी को कर रहा हूँ,
मुझे विश्वास है कि 15 अगस्त 1947 के बाद या फिर श्री कृष्ण सिंह के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति इस जगह पे प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने में आकर यहाँ बोलकर मिथिला के बारे में बात नहीं किया होगा। मैं बहुत लोगों, यहाँ तक कि मैं फिर कल रात में दरभंगा के महाराज कुमार सुरेश्वर सिंह के पुत्र कपिलेश्वर सिंह को बोला, मैसेज किया कि इस विषय पे आप बोलिए, मैं कल कहानी कर रहा हूँ। मैसेज का जवाब नहीं आया, फ़ोन भी नहीं आया। हकीकत यही है कि किसी भी व्यक्ति को मिथिला के विकास, मैथिली के विकास के लिए कोई मतलब नहीं है। सब मिथिला और मैथिली के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आप देखिए, मैं तो बोलने वाला हूँ, मैं बोलता रहूँगा।